लैक ओपेरोन, लैक होता है लैक्टोज, ये भी जैकब एंड मोनेट ने दिया था, लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, जब पूरा ओपेरोन सिस्टम में उन्होंने दिया था तो सारे ही ओपेरोन उन्हीं के दिए हुए हैं, ठीक है। लैक ओपेरोन होता है, इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं लैक्टोज कंजप्शन, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज कंजप्शन होता है ई कोलाई के अंदर लैक्टोज को कंजप्ट करना, कंजप्शन करना मतलब खा लेना। और वो खाएगा कैसे? लैक्टोज के टूटने से। लैक्टोज टूट के जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा उसी को तो वो खाने के तौर पे यूज करेगा, तो इसलिए अपन लैक ओपेरोन इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि लैक ओपेरोन की मदद से ही लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट पाता है, ठीक। अब लैक ओपेरोन जो है वो मैं बनाती हूँ इधर। ये बनाने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, जिस ट्रिक से आपके नीट के अंदर 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और जो ट्रिक बच्चा यूज़ नहीं करता है वो घूम जाता है। वो ट्रिक मेरी ट्रिक है जिसको बोलते हैं लायन ट्रिक, LION, लायन ट्रिक। लायन ट्रिक क्या बोलती है कि लायन ट्रिक ये बोलती है कि जब मीडियम में लैक्टोज होगा तो वो इंड्यूसिबल तरीके का, वो इंड्यूसिबल टाइप होगा, उस ओपेरोन को बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरोन, और वो जो टाइप होगा वो स्विच ऑन टाइप होगा। लैक्टोज प्रेजेंट, इंड्यूसिबल टाइप, ऑन मोड। राइट डाउन इट, लिख लो, बहुत काम की चीज है लायन ट्रिक। लायन ट्रिक ये बोलती है जब मीडियम में लैक्टोज होगा तो वो इंड्यूसिबल टाइप का ओपेरोन होगा और उससे स्विच ऑन मोड बनेगा। ये क्या है ये अब समझाती हूँ मैं आपको। देखो, होता ये है कि अपन ये चीज किस में पढ़ रहे हैं? ई कोलाई में पढ़ रहे हैं, तो ई कोलाई के अपन सेल मेम्ब्रेन लेते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेते हैं। ये ई कोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है यहाँ पे जीन सीक्वेंस, ये जीन सीक्वेंस है अपना ओपेरोन, पीपो, PIPO, पीपो। फिर यहाँ पे अपन बना रहे थे अपने स्ट्रक्चरल जीन। लैक ओपेरोन में वो स्ट्रक्चरल जीन होती है ZYA, ZYA। लैक ओपेरोन में ZYA होती है स्ट्रक्चरल जीन, इसको बोल दिया स्ट्रक्चरल जीन। और ये अपनी प्रमोटर, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर जीन। होता यह है जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर लैक्टोज नहीं है, बाहर लैक्टोज नहीं होगा तो कहाँ से आएगा अंदर? तो मतलब लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज इज एब्सेंट। तो जो पहला केस है अपना, अब मैं केस के हिसाब से पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। पहला केस है लैक्टोज इज अनअवेलेबल इन मीडियम। तो ये जो मोड होगा वो ऑफ मोड होगा। आई बात समझ में? वो कैसे होगा मैं बताती हूँ। अभी अपन ने पढ़ा था कि प्रमोटर जीन जो है वो RNA पॉलीमरेज को साइट देगा। अब मेरे को तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के कलर चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। जो प्रमोटर होगा वो RNA पॉलीमरेज को साइट देगा। चिपका दो RNA पॉलीमरेज। समझ रहे हो कैसे चिपक रही है? ठीक है, मैं बताऊंगी, मैं स्केल से बताऊंगी तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये RNA पॉलीमरेज दोनों है यहाँ पे, ठीक है। ये इनहिबिटरी प्रोटीन जो है, जो ये इनहिबिटरी रेगुलेटरी जीन है, ये एक तरह की रिप्रेसर जीन बनाएगी, या फिर उसको बोलते थे इनहिबिटरी जीन। इनहिबिटरी प्रोटीन बोल दो
या फिर रिप्रेसर प्रोटीन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है, दोनों को काम होता है रोकना। ठीक, कोई भी प्रोसेस चल रही है उसको रोकना। तो ये आई बनाएगा, मैंने इसलिए यहाँ पे इनहिबिटरी लिखा है कि आपको समझ में आएगा कि आई से आई बनेगा। ओके, तो ये जो इनहिबिटरी जीन बन गया, ये इनहिबिटरी प्रोटीन बनाएगा इनहिबिटरी जीन। इनहिबिटरी क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि ये रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट है। रेगुलेटर जीन या इनहिबिटरी जीन दोनों बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेगुलेटर जीन के टाइप होते हैं, एक होता है इनहिबिटरी, दूसरा होता है रिप्रेसरी। तो ये इनहिबिटरी बनाया इसने। ठीक, होता ये है कि इनहिबिटरी जीन जैसे ही बना, वो बनते ही ऑपरेटर जीन से जाके बाइंड हो जाएगा। ये ऑपरेटर जीन से बाइंड हो गया, दिखाती हूं आपको। पीपो है, प्रमोटर जीन पे आरएनए पॉलीमरेज है। यहां पे जैसे ही इनहिबिटरी जीन से इनहिबिटरी प्रोटीन बना, रेगुलेटरी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन बना, तो होता यह है कि ऑपरेटर जीन से जाके चिपक जाता है, बाइंड कर जाता है। तो ये मैं बताती हूँ कैसे बाइंड कर रहा है। देखो, मैं रबर बैंड की सहायता से बता रही हूँ आपको, समझने की कोशिश करना। ये यहाँ पे चिपक गया, ऑपरेटर जीन पे बाइंड हो गया। कौन हो गया? इनहिबिटरी प्रोटीन। अब ये सोचो, और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है, यहाँ ब्लॉक हो गया ब्लॉक, आगे नहीं खिसक पा रहा है वो, कितनी भी कोशिश कर लो आगे नहीं खिसक पा रहा है वो। जब वो नहीं खिसक पा रहा है तो जो स्ट्रक्चरल जीन है उस तक तो पहुंच ही नहीं पाया। और इस बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन का ही तो काम था क्या बनाना, मैसेंजर आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन करना, वही तो काम था स्ट्रक्चरल जीन। ओपेरोन का काम ये होता है कि आरएनए पॉलीमरेज को साइट देके स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंचाना, ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन कर पाए। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर दिया ऑपरेटर जीन ने। आई बात समझ में? तो ये यहीं पे खत्म, कहानी यहीं पे खत्म हो गई इसकी, यहीं पे इसकी कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन तक नहीं पहुँच पाया ये। हाँ, अब स्ट्रक्चरल जीन जो है वो Z जो है वो बनाता है, अभी नहीं बना रहा है, नेक्स्ट वाले में बताती हूँ कौन क्या बनाता है। ये तो मैंने एक वाली जो बताई सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन जो है वो ये है, when lactose is available in medium। लैक्टोज अवेलेबल हुआ, अब समझ में, सुनते ही दिमाग में लायन ट्रिक आ जानी चाहिए। लिख लो साइड में लायन ट्रिक। लायन ट्रिक क्या बोल रही थी कि लैक्टोज के आते ही वो चीज़ इंड्यूसिबल हो जाएगी, इंड्यूसिबल होते ही मोड कौन सा हो जाएगा? ऑन। ये अब तक ऑफ मोड था क्योंकि यहाँ पे रोक लिया उसने, ट्रांसक्राइब नहीं होने दिया, तो वो ऑफ मोड में चल रहा है। अब होता ये है कि ये अपनी ई कोलाई की सेल मेम्ब्रेन है। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अपना पूरा जीन सीक्वेंस है जिसको अपन ने ओपेरोन बोल के रखा है, PIPOZYA, ये है ओपेरोन। ठीक, अब मैं ये बोल रही हूँ आपको कि इसमें होता ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर अपन को लैक्टोज मिल गया। ठीक, ये लैक्टोज है, ये है बाहर अवेलेबल है, तो वो बाय डिफ्यूजन अंदर आ जाएगा। अंदर आ गया किसकी हेल्प से? परमिएज एंजाइम की हेल्प से, दैट विल प्रोड्यूस बाय वाई जीन। ये परमिएज एंजाइम जो स्ट्रक्चरल जीन की वाई जीन है वो प्रोड्यूस करेगा, जो लैक्टोज को डिफ्यूज करने में हेल्प करेगा। ठीक, जैसे ही लैक्टोज अंदर आया ये कन्वर्ट हो जाएगा एलोलैक्टोज में। ठीक, जैसे ही अंदर आया ये कन्वर्ट हो गया एलोलैक्टोज में। ओके, अब होता यह है कि इनहिबिटरी प्रोटीन वापस बनेगी रेगुलेटर जीन से। चलो बना दो।
इनहिबिटरी प्रोटीन बन गई। अब ऑपरेटर जीन चाहेगा कि इनहिबिटरी प्रोटीन बन गई मेरे से जुड़ जाए, चाहेगा, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट हो जाता है। यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है, इनहिबिटरी प्रोटीन्स आर मोर एफिनिटिव टू कनेक्ट विथ एलोलैक्टोज एज कंपेयर टू ऑपरेटर जीन। मतलब इनहिबिटरी जीन होती है, उसकी एफिनिटी एलोलैक्टोज के साथ बाइंड होने की ज़्यादा होती है रादर देन ऑपरेटर जीन। तो इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करेगी, एलोलैक्टोज के साथ कनेक्ट हो जाएगी, है ना, एलोलैक्टोज के साथ ये कनेक्ट हो जाएगी। अब ये सोचो, जो एलोलैक्टोज बाहर से आया, कुछ सेल मेम्ब्रेन से बाहर से डिफ्यूजन से आया, ठीक, ये इसने इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ कनेक्शन बना लिया, इनहिबिटरी प्रोटीन्स को इसने एंगेज कर लिया, अपनी तरफ बिजी कर लिया। तो अपनी तरफ बिजी कर लिया तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज था और फिर यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज था, वो धीरे धीरे स्लाइड नहीं, मौका देख के चौका नहीं मार लेंगे। पहले क्यों नहीं चौका मार रहे थे? पहले इसलिए नहीं मार रहे थे कि यहाँ पे क्या मिल रहा था, यहाँ पे ये इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया था ऑपरेटर जीन, तो आरएनए पॉलीमरेज को उसने आगे स्लाइड नहीं होने दिया। लेकिन यहाँ तो मौका मिल गया ना उसको, क्योंकि इस इनहिबिटरी प्रोटीन को एलोलैक्टोज ने बिजी कर लिया अपने साथ में, ऑपरेटर जीन खाली रह गया, मायूस बैठ गया। बैठने दो चाहे, अपन को क्या फर्क पड़ता है, अपन को तो यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रक्चरल जीन तक अपन को आरएनए पॉलीमरेज को स्लाइड करवाना है। अब आते हैं अपन स्ट्रक्चरल जीन पे। अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन पे आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करते करते आया, तो ये जो Z है ना, Z बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये जो Y है ये परमिएज बनाएगा। अपन को पता ही है परमिएज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ लैक्टोज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू इनर सेल मेम्ब्रेन। और ए क्या बनाएगा, एक बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। अब होता यह है कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करके Z तक पहुंचा, O भी क्रॉस कर दिया, अब Z तक पहुंचा ना, जैसे ही Z तक पहुंचा तो Z क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद बनने वाली एक तरह की प्रोटीन है जो सीधे सीधे लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देती है। बीटा गैलेक्टोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, ये हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम हो गया। परमिएज ने सबसे पहले अपना काम दिखा दिया एलोलैक्टोज का बाइंड करके। अब लास्ट जो अपनी है प्रोटीन दैट इज ए जीन, दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज, उसका क्या काम क्या होगा, ट्रांस एसिटाइलेज जो होगा वो करेगा, जो एसिटाइल कोएंजाइम है उससे एसिटाइल ग्रुप को लेके सीधा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोवाइड करवाएगा, वो उसको अटैच कर देगा। तो तीनों का काम हो गया, यहाँ पे हुआ ना, तीनों स्ट्रक्चरल जीन का काम हो गया इजीली। तो बस ये होता है अपना लैक ऑपेरोन। सो अपन जो ये लैक ऑपेरोन का स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन दोनों फेज देख लिए अपन ने। क्या था स्विच ऑफ में, क्या था और स्विच ऑन में था, क्या समझ में आया? अब ये चीज समझ में, अब एक बात बताओ मेरे को कि जो लैक ऑपेरोन है वो इंड्यूसिबल ऑपेरोन होगा या फिर रिप्रेसिव ऑपेरोन होगा? मतलब लैक्टोज के आने से रिएक्शन आगे इंड्यूस हो रही है या फिर लैक्टोज के बाइंड होने से रिप्रेस हो रही है? ऑब्वियसली लैक्टोज आया, एलोलैक्टोज में बना और फिर उसने इंड्यूस किया किसको, उसने इनहिबिट प्रोटीन को अपने साथ बाइंड कर लिया और
आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने के लिए इंड्यूस किया। तो लैक ऑपेरोन जो है वो इंड्यूसिबल तरीके का ऑपेरोन है, इसीलिए मैंने लायन लिखा वहां पे। लैक्टोज की प्रेजेंस में आई मींस इंड्यूसिबल, द ओन मोड होता है। पूरा आपका मोटा मोटा एक क्वेश्चन तो मान के चलो लायन ट्रिक से खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आया और गया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लेसन के स्टार्ट में ये बोला था कि मैं एनसीईआरटी और मॉड्यूल दोनों में ही से ही नहीं करवाऊंगी, तो फिर आप पढ़ोगे कहाँ से? आप पढ़ोगे बताऊं कहाँ से? कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखा देती हूँ मोटा मोटा कि हुआ क्या। अभी तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको बाद में जब रिवीजन करोगे तब ये समझ में नहीं आएगा ये ऐसे ऐसे कैसे बताया था मैडम ने। तो मैं वो बता देती हूँ आपको कि क्या होगा। पहले ये होगा जब when lactose absent, देखो छोटे छोटा लिख रही हूं, समझ जाना। लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या हो रहा है? लैक्टोज एब्सेंट है तो इनहिबिटरी प्रोटीन इनहिबिटरी बना रही है, मतलब रेगुलेटरी प्रोटीन रेगुलर बना रही है। इनहिबिटरी प्रोटीन binds with ऑपरेटर जीन, और फिर ऑपरेटर जीन क्या कर रहा है? ऑपरेटर जीन ब्लॉक कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते को। ठीक है, तो क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज can no longer slide हो रहा था ना, आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड हो रहा था पूरी स्केल के ऊपर, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि यहां पे इसने इसके साथ बाइंड कर लिया। ठीक है, तो नो ट्रांसक्रिप्शन, no transcription with the help of structural gene। आई बात समझ में? स्ट्रक्चरल जीन तक आरएनए पॉलीमरेज पहुंच ही नहीं पा रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा कैसे? ठीक है, ये है इसका ऑफ मोड का। अब मैं ऑन मोड का वहां बताती हूं। ऑन मोड का ये है कि लैक्टोज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो लैक्टोज प्रेजेंट होने की वजह से लैक्टोज अंदर एंट्री ऑफ लैक्टोज विद द हेल्प ऑफ परमिएज। मैं बोल भी दे रही हूं साथ में, ताकि जो बच्चे देख नहीं पाए वो सुन के लिख ले। लैक्टोज मौजूद होगा मीडियम में, तो एंट्री ऑफ लैक्टोज विद द हेल्प ऑफ परमिएज एंजाइम, देन इट विल कन्वर्ट इनटू एलोलैक्टोज एंड एलोलैक्टोज विल बाइंड विथ इनहिबिटरी प्रोटीन। ऑपरेटर साइट इज ओपन, operator site is free, so structural gene will transcribe। आई बात समझ में? फर्स्टली लैक्टोज मीडियम में होगा, लैक्टोज की एंट्री होगी, इट विल कन्वर्ट इनटू एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज विल बाइंड विथ इनहिबिटरी प्रोटीन, देन ऑपरेटर साइट इज फ्री फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन विल ट्रांसक्राइब दी मैसेंजर आरएनए। ये अपना कंप्लीट हो गया लैक ऑपेरोन। लैक ऑपेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिवाइडेशन, या फिर बोल सकते हैं लैक्टोज के टूटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। जो ई कोलाई के अंदर ग्लूकोज होगा वो ही एनर्जी करेंसी का काम करेगा। समझ में आई बात? बैक्टीरियाज, प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है यहाँ पे, बार बार बोल रही हूँ मैं ये चीज आपको। ये अपना पूरा लैक ऑपेरोन खत्म। अब नेक्स्ट जो है वो होगा अपना रिप्रेसिबल तरीके का लैक ऑपेरोन। ये अपना इंड्यूसिबल था,
मैं लिख दूं ऊपर, ये इंड्यूसिबल था क्योंकि लैक्टोज ने आके यहाँ पे इंड्यूस किया है, ठीक है, इसने पुश किया है आरएनए पॉलीमरेज को कि स्ट्रक्चरल जीन तक जा और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म कर। लेकिन अब जो नेक्स्ट वाला अपन पढ़ने वाले हैं वो इससे जस्ट अपोजिट पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन। सेकेंड वन इज ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन, जिसको जैसे लैक्टोज को अपन ने LAC लैक ऑपेरोन नाम दिया था, इसको भी अपन ने TRP ट्रिप्टोफैन के लिए शॉर्ट फॉर्म में TRP ट्रिप ऑपेरोन। मैं पहले से ही लिख देती हूं, ये रिप्रेसिबल तरीके का ऑपेरोन है। रिप्रेसिबल है कैसे वो अभी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि लैक ऑपेरोन का अपोजिट है, लैक ऑपेरोन इंड्यूसिबल होता है, ये अपना रिप्रेसिबल है। बात आई समझ में? अब अपन वापस आते हैं अपने ही फंडे पे, जो है पहला अपना बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करो, कर दी। अब यहाँ पे एक चीज समझने की बात ये है कि जैसे अपन ने लैक ऑपेरोन में क्या बोला कि लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है या फिर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे चीज है कि ट्रिप्टोफैन इज ऑलवेज देयर इन द सेल। ट्रिप्टोफैन की कभी कमी नहीं होती है, ट्रिप्टोफैन हमेशा मौजूद होता है किसी भी सेल में, क्योंकि वो हमेशा हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाला केमिकल या फिर सब्सटेंस या फिर एंजाइम बोल सकते हैं उसको। विदाउट ट्रिप्टोफैन कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो ट्रिप्टोफैन को हमेशा मौजूद होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे डिमांड होती है ऑपेरोन में कि वो एक्सेस अमाउंट में है या फिर वो लीस्ट अमाउंट में है, उसके बेसिस पे अपन रिप्रेसिबल बोलते हैं इसको, ठीक। तो अपन अगर ट्रिप्टोफैन पहले से मौजूद है तो अपन जब शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट स्विच ऑन और स्विच ऑफ मॉडल की, तो दिमाग लगा के बताओ, जब पहले लैक्टोज वाला था उसको अपन ने ऑफ मोड बोला था केस 1 में। केस 1 था अपना व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम, दैट वाज स्विच ऑफ मॉडल। तो ये अपना स्विच ऑन होगा कि ऑफ होगा? ऑब्वियस सी बात है ये स्विच ऑन होगा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन हमेशा मौजूद है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, तो यहाँ पे ऑफ मॉडल नहीं होगा। तो पहले ही डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, अपोजिट कैरेक्टर बता दिया मैंने। लास्ट में आपको ही इंडेक्स बनानी है लैक ऑपेरोन और ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन दोनों के बीच में, मैं नहीं बनाऊंगी। 4 से 5 ऐसे डिफरेंसेस है जो आपको टिप्स पे आने चाहिए, इसीलिए मैं इतना टाइम ले लेके बता रही हूँ, इसीलिए मैंने स्केल लेके आपको समझाया है कि ये ऑपेरोन वर्किंग प्रोसेस क्या है इसकी। तो फर्स्ट जो अपना केस है दैट इज नॉर्मल केस, ट्रिप्टोफैन इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल यूनिट इज एग्जिबिटेड। ओके, फर्स्ट केस नॉर्मल केस। नॉर्मल मतलब ट्रिप्टोफैन नॉर्मली है, मौजूद है, मतलब स्विच ऑन। होता यह है कि ये अपनी सेल मेम्ब्रेन अपन बना ली अपनी, मतलब बैक्टीरिया की। यहां अपना ऑपेरोन सिस्टम दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीन सीक्वेंस, प्रमोटर, इनहिबिटर, अगेन प्रमोटर एंड ऑपरेटर। अब यहाँ एक डिफरेंस आता है स्ट्रक्चरल जीन में, इसीलिए याद करो जब मैंने ऑपेरोन कंसेप्ट पढ़ाया था वो मेरा रीजन यही था। आपके एनसीईआरटी या फिर आपके जो यहाँ से मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करवाया गया है उसमें नहीं है ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैंने एक बेसिक तरीके से इसलिए बताई थी कि आपको ये चीज़ समझ में आया कि केवल ऑपेरोन क्या होल्ड करके रखता है। ऑपेरोन 4 तरह की जीन होल्ड करता है। पांचवा जो डिफरेंस जो है वो स्ट्रक्चरल जीन में आता है, वो हर ऑपेरोन में अलग अलग होता है। वहाँ पे लैक ऑपेरोन में हो रहा था ZYA और यहाँ पे होता है 5 में। लास्ट से शुरू करते हैं ABCDEFG यहाँ तक, यहाँ से शुरू करते हैं A B C
डी और ई, 5 हो गए। स्ट्रक्चरल जीन 3 तरीके की होती है उसमें, इसमें स्ट्रक्चरल जीन 5 तरीके की होती है। ये लास्ट में नोट डाउन आप ही करोगे, ठीक। अब अपनी शुरुआत होती है जब यहाँ पे ट्रिप्टोफैन मौजूद है, तो इनहिबिटरी जीन क्या कराएगा, अगेन वो बना, इट विल प्रोड्यूस इनहिबिटरी प्रोटीन, बना दी उसने इनहिबिटरी प्रोटीन। और ऊपर अपने पास क्या था, प्रमोटर साइट पे हमेशा आरएनए पॉलीमेरेज आके चिपकता है। ठीक है, चिपका दिया। अब क्या होता है, अब जो ये स्ट्रक्चरल जीन है, जैसे लैक ऑपरेन में क्या हो रहा था कि जेड जीन, वाई जीन, ए जीन तीनों का अलग अलग काम था कि नहीं था। यहाँ पे 5 जीन मिलके एक ही काम करती है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। ये स्ट्रक्चरल जीन है, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज, and that tryptophan synthetase will change raw material into tryptophan. आए बात समझ में? मैंने क्या बोला अभी मैं अच्छे से बताती हूं कि जो अपना स्ट्रक्चरल जीन है वो स्ट्रक्चरल जीन बनाएगा ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज, 5 जीन मिलके ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज बनाएंगे। ये जो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज है ये रॉ मटेरियल, अभी रॉ मटेरियल क्या बोल रही हूँ, जैसे वहाँ पे मीडियम के अंदर जो लैक्टोज थी वो बाहर से आ रही थी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि ट्रिप्टोफैन हमेशा यहाँ पे 24 घंटे चाहिए, 24/7 चाहिए, तो यहाँ पे अंदर ही रॉ मटेरियल होगा जो ट्रिप्टोफैन को बना सके। तो यहाँ पे बाहर से डिफ्यूजन करके नहीं आएगा ट्रिप्टोफैन, यहाँ पे अंदर सिंथेसिस होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज, ठीक। तो जो रॉ मटेरियल होगा वो बनाएगा ट्रिप्टोफैन, बन गया ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये अपना ट्रिप्टोफैन बन गया। अब होता क्या है कि यहां पे जो ये इनहिबिटरी प्रोटीन है वो इनहिबिटरी बनके ही नहीं खत्म हो जाती, वो यहां पे ये होता है कि वो एपो एंजाइम बनाती है। ये एपो एंजाइम है, ये जो एपो एंजाइम है ये हमेशा इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव क्यों होता है, आप जब एंजाइम वाला लेसन पढ़ोगे ना तो मैं आपको एक चीज समझाऊंगी। एक होता है होलो एंजाइम, होलो एंजाइम होता है जो कि एपो एंजाइम और कोफैक्टर से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे होलो एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम और कोफैक्टर से बना हुआ होता है। लेकिन ये जो मैं चीजें आपको बता रही हूं ये क्या बन रही है कि नहीं बन रही है? ऑब्वियसली बन रही है। जो एपो एंजाइम है उसको कोफैक्टर चाहिए होलो एंजाइम बनाने के लिए, और होलो एंजाइम जैसे ही उसको कोफैक्टर मिल गया, होलो एंजाइम वो बन गया, तो वो क्या करेगा, वो ट्रिप्टोफैन से जुड़ के आगे की ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं वापस से बताती हूँ आपको एक चीज कि ये अपना ट्रिप्टोफैन का है जो स्विच ऑन मोड में रखा है मैंने। स्विच ऑन मोड में इसलिए बोल रही हूँ कि ट्रिप्टोफैन वैसे ही चाहिए ऑन मोड में कि
जैसे लैक्टोज में क्या हो रहा था, लैक्टोज में मीडियम में से बाहर से आ रहा था लैक्टोज कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन ट्रिप्टोफैन क्या करता है, उसको बाहर से आने की जरूरत नहीं होती है, वो अंदर ऑलरेडी रॉ मटेरियल फॉर्म में मौजूद होता है, बस अमाउंट उसका कभी ज्यादा हो सकता है तो कभी कम हो सकता है, इसलिए उसको स्विच ऑन मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अब स्विच ऑन में ये होता है कि आई जो है वो इनहिबिटरी प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, और ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन है ये आगे जाके एपो एंजाइम बना रहा है, ठीक। ये अपना इनहिबिटरी प्रोटीन आगे जाके एपो एंजाइम बना रहा है। अब एपो एंजाइम मैंने क्या बताया था कि एपो एंजाइम जो होता है वो कोफैक्टर के साथ में मिलके एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज होलो एंजाइम, ठीक है। केवल एपो एंजाइम इनएक्टिव फेज में ही रहता है, उसको अपने आप को एक्टिव करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है, ठीक। तो ये जो एपो एंजाइम है ये इनएक्टिवली सेल में अंदर पड़ा हुआ है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, उनका अलग अलग काम नहीं है, उनका साइमल्टेनियसली एक साथ में पांचों का काम है, जो है सिंथेटेज ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम बनाना। अब ये ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस में भाग लेगा। तो ये ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज जो होगा वो रॉ मटेरियल को वो चेंज करेगा ट्रिप्टोफैन में। आई बात समझ में? रॉ मटेरियल को वो ट्रिप्टोफैन में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये प्रोसेस पूरी अच्छे से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर साइड ब्लॉक नहीं है, आरएनए ये इनएक्टिव पड़ा है तो ये ब्लॉक नहीं है, ठीक है। अब होता यह है कि ये जैसे ही ऑपरेटर साइड से कुछ चिपक नहीं रहा है तो ये आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करके ट्रिप्टोफैन बनाता जाएगा, ठीक है। अपन को लास्ट में चाहिए कि अपन को लास्ट में ट्रिप्टोफैन ही चाहिए, लेकिन जो केस सेकंड है, स्विच ऑफ मॉडल है, उसमें क्या होता है कि ये ई कोलाई की सेल मेम्ब्रेन है। आई बात समझ में? ई कोलाई की सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें जो है ये जीन अपना ओपेरोन है, पीपो, PIPO, ठीक। अब आगे लिखते हैं अपन EDCBA, ठीक है। अगेन ये इनहिबिटरी प्रोटीन एपो एंजाइम बनाएगा। अब एक चीज बताऊं आपको, मैंने ऊपर जो लिखा है कि अगर ट्रिप्टोफैन अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अगर किसी सेल में किसी भी एक तरह का एंजाइम प्रोटीन इंक्रीज हो जाएगा तो वो सबसे जुड़ने की प्रकृति रखेगा, नेचर रहेगा कि मैं इससे भी जुड़ जाऊं, उससे भी जुड़ जाऊं, क्योंकि वो एक्सेस में है। तो ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन से जो ट्रिप्टोफैन बन रहा है, स्ट्रक्चरल जीन से जो ट्रिप्टोफैन बन रहा है वो क्या करेगा, वो एपो एंजाइम से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। जुड़ते ही एपो एंजाइम को वो एक्टिव कर देगा, क्योंकि वो इनएक्टिव फेज में है, उसको तो कोफैक्टर चाहिए। अब ये कोफैक्टर का काम कर देगा, ये एक्टिव हो जाएगा और ये कोफैक्टर का काम कर देगा एक तरीके से। जैसे ही ये इससे जुड़ा, एक कॉम्प्लेक्स बना, ये दोनों का कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो जाके ऑपरेटर साइट पे चिपक जाएगा। बाइंड हुआ कि नहीं? इन दोनों के कॉम्प्लेक्स से जो एक कॉम्प्लेक्स बना, एपो एंजाइम भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रिप्टोफैन भी होता है, दोनों बनके एक ह्यूज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो बाइंड कर जाता है ऑपरेटर साइट से। अब ऑपरेटर साइट से बाइंड कर जाएगा तो ये अपना आरएनए पॉलीमरेज है और ये अपना दूसरा आरएनए पॉलीमरेज है। अब एक बात बताओ, ये ओ के यहाँ पे चिपक गया, साइट पे बन गया, तो यहाँ पे आगे ट्रांसक्रिप्शन वाली चीज़ हो पाएगी क्या? हाँ, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल जीन तक पहुँच ही नहीं पा रहा है ना। तो ये होता है ट्रिप्टोफैन का ऑफ मॉडल। तो ये रिप्रेसिबल तरीके का हुआ कि नहीं हुआ?
रिप्रेसिबल हुआ ना, यहाँ पे ट्रिप्टोफेन आते ही उसने पूरे ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर दिया, हुआ कि नहीं हुआ। ये कारण है कि लैक ऑपेरॉन को बोलते हैं अपन इंड्यूसिबल तरीके का और इसको बोलते हैं अपन रिप्रेसिबल तरीके का। आई बात समझ में? चलो अब मैं आपको इसको इसमें समझाती हूँ, इसमें समझाती हूँ। ZYA लैक ऑपेरॉन के लिए था, लेकिन इसको समझो कि ये मैं ट्रिप्टोफेन के लिए बता रही हूँ, तो ZY ना होके ये ABCDE है। होता ये है कि सबसे पहले प्रमोटर जीन पे RNA पॉलीमरेज आके चिपक गया, साइट दी उसने, अब वो चिपक गया। उसके बाद इनहिबिटरी प्रोटीन है जिसको रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं। ये इनहिबिटरी जीन जो होती है वो इनहिबिटरी प्रोटीन बनाती है। ये इनहिबिटरी प्रोटीन आगे जाके एपो एंजाइम बनाती है। एपो एंजाइम जो होता है वो कोफैक्टर के साथ अगर मिल जाए तो वो एक्टिव फेज में आ जाएगा, एक्टिव फेज बना के वो होलो एंजाइम बना लेगा। लेकिन होता यह है कि उसका यहाँ पे कोफैक्टर नहीं मिल रहा है। जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन नॉर्मल फेज में है, ऐसा नहीं है कि जीरो है, नहीं है, ट्रिप्टोफैन हमेशा चाहिए, होता ही है, बाहर से डालने की जरूरत नहीं है उसको। तो मीडियम में उसको मिलता नहीं है बाइंड करने के लिए, तो बाइंड करने के लिए मिलता नहीं है तो ये इनएक्टिव फेज में रहेगा। इनएक्टिव फेज में रहेगा तो ये ऑपरेटर से भी जुड़ नहीं पाएगा। ये नहीं जुड़ा तो RNA पॉलीमरेज को स्लाइड करने के लिए बहुत सारी जगह मिल गई। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे जीन ट्रांसक्राइब कर जाएगी, ट्रिप्टोफेन बनता रहेगा और जीन एक्सप्रेशन एट द एंड क्या चाहिए, एट द एंड इसको चाहिए कि ट्रिप्टोफेन इनका प्रोड्यूस होता रहे, यही चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एपो एंजाइम है वो ट्रिप्टोफेन एक्सेस मात्रा में होता है, इंक्रीज हो जाता है अमाउंट को, तो उसको बहुत चाहिए, उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है कि वो हर किसी से चिपक जाए, तो वो रैंडमली एपो एंजाइम से चिपकता है तो उसको एक्टिव कर देता है। एक्टिव कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर से चिपक जाएगा तो RNA पॉलीमरेज को आगे स्लाइड नहीं होने देगा, तो आगे स्लाइड नहीं होगा तो स्ट्रक्चरल जीन से कोई ट्रिप्टोफेन नहीं बनेगा, तो वो मोड होता है ऑफ मोड। ऑफ कर दिया उसने, कर दिया कि नहीं कर दिया, ये होता है रिप्रेसिबल। अब आप बताओ मुझे कि क्या आप एक इंडेक्स बना सकते हो जिसमें आप इंड्यूसिबल जीन और रिप्रेसिबल जीन दोनों के बीच में अंतर बता सको? अंतर क्यों नहीं बता सकते हो? बता सकते हो, अरे बता सकते हो ना, आराम से हो सकता है, क्योंकि इंड्यूसिबल जीन जो था वो था अपने लैक ऑपेरॉन के अंदर। लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज जैसे ही बाहर से आया उसने इंड्यूस किया, उसने प्रमोट किया RNA पॉलीमरेज को आगे स्लाइड होने के लिए, ठीक है। लेकिन रिप्रेसिबल ने क्या किया, रोक दिया, ट्रिप्टोफेन के आते ही रुक गया। तो मुझे एक बात बताओ कि सबसे बड़ा पॉइंट जो डिस्कस करने जैसा है कि आपको पता है कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होती है और एनाबोलिक रिएक्शन क्या होती है? क्या आपको पता है? और क्या आपको पता है कि जो कैटाबोलिक रिएक्शन एनाबोलिक रिएक्शन है दोनों में से इंड्यूसिबल किस में होता है और रिप्रेसिबल किस में होता है? मैं बताती हूँ। जो अपनी कैटाबोलिक रिएक्शन होती है, कैटाबोलिक रिएक्शन को बोलते हैं टू कट डाउन, मतलब जो एनर्जी बनी हुई है, जो मॉलिक्यूल बना हुआ है उसको कट करके एनर्जी को कंजप्ट करना, ठीक है। और एनर्जी का टूटना, मतलब ये चीज़ किस में होती है? ये चीज़ होती है रेस्पिरेशन में। लैक ऑपेरॉन में क्या हो रहा था, लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज टूट के अपन को क्या मिल रहा था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल रहा था। यही कारण ये है कि लैक ऑपेरॉन को भी अपन बोल रहे थे एक तरीके का कैटाबोलिक एक्टिविटीज़ में होने वाला ऑपेरॉन, इंड्यूसिबल टाइप का जीन, ठीक है। तो इंड्यूसिबल जीन हमेशा कैटाबोलिक रिएक्शंस में मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस में मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें भी एनर्जी टूट रही है, ठीक है। हाँ, उसमें जो रिप्रेसिबल है, जो रिप्रेसिबल अभी बताया था, ये एनाबोलिक रिएक्शन में होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट केस में जब पूरा स्लाइड हो रहा है तो ट्रिप्टोफेन फॉर्मेशन हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करेंसीज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज,
हाँ, तो वहाँ पे ग्लूकोज बनने की कोशिश की जा रही है, फ्रक्टोज सुक्रोज बनने की कोशिश की जा रही है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो रिप्रेसिबल जीन आर द टाइप ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस में रिप्रेसिबल जीन्स चाहिए और कैटाबॉलिक रिएक्शन में अपन को चाहिए इंड्यूसिबल रिएक्शन। ठीक है, अब जो मैंने ये पढ़ाया आपको लैकोपेरोन और ट्रिप्टोफैन एपेरोन, मुझे नहीं लगता है किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसके जस्ट पढ़ाने के बाद में मॉड्यूल में 5-5 दोनों में डिफरेंस है। पढ़ना नहीं समझ में आया मुझे बताना। जब मैंने इतना अच्छे से आपको समझा दिया तो मेरा कोच नहीं बनता है कि मैं आपको वो इंडेक्स भी समझाऊं, वो अब आपको समझनी है। ठीक है, गुड लक। बहुत अच्छा चैप्टर था, इजीली समझ में आने वाली चीज़ नहीं थी, बट आपने सपोर्ट किया। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड पेडिग्री एनालिसिस, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर अपना जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा। ह्यूमन जेनेटिक्स बचा है अपने 2 से 3 लेक्चर बचे हैं इस जेनेटिक्स के, फिर खत्म है। ओके, गुड बाय।